हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारी सेकंड क्लास, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है यहाँ पे? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सेकंड क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। जो बायोगैस है ये इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो बायोगैस हमें पता है बायोमास से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, बायोमास से बनती है। इसके जो कंपोनेंट की अगर बात करते हो तो इसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसके पास होती है मीथेन, एंड लास्ट इसके पास होता है सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यहाँ से अगर बात करते तो मीथेन भी मिलेगी, CO2 भी मिलेगी, एंड H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? H2S। इसके पास सभी जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मेन कंपोनेंट की बात करते हैं तो मेन कंपोनेंट है इसका मीथेन। ये होती है हमारे पास इसमें 75%, और जो रिमेनिंग बच गया 25% इसमें गैसेज रहती हैं। कौन कौन सी? H2S एंड CO2। ठीक है, कंपोजिशन भी याद रखनी है और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है ये भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायोगैस कंटेन मीथेन अप टू। बायोगैस के अंदर जो मीथेन है वो कितने परसेंट होती है? अभी हमने बात की कितना होता है? 75%। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 25% इज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है? बायोगैस इज ए, बायोगैस जो है ये क्या है? अगर हम मैं बायोगैस की बात करूं, बायोगैस ये हमें अभी देखा कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है? CH4 है, CO2 है, एंड H2S। ठीक है, यही कंपोनेंट है। अब यहाँ से देखो, हमें पता होना चाहिए कि जो मिक्सचर है वो क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट की अगर बात करते तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या होती है? प्योरेस्ट फॉर्म होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट बनता है उसके अंदर एक ही जैसे एटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे एटम्स जुड़ के क्या बनाते हैं? एक एलिमेंट बनाते हैं। उसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट जो मतलब दूसरा एटम नहीं आता। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड हमारे पास क्या होता है? जहाँ पे एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर अगर एटम क्या है? अरेंज्ड हैं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या? कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे CH4 की अगर बात करते हैं, CH4 क्या है? एक कंपाउंड है। इसके अंदर दो एलिमेंट है, एटम्स है। कौन से? एक तो कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, और ये इस रेशियो के अंदर क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे मीथेन बना रहे हैं उसके अंदर इस प्रोपोर्शन में है, दूसरी किसी और जगह पे मीथेन अगर यूज होगी तो वो किसी दूसरे फ्रैक्शन में होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इनका प्रोपोर्शन अगर सेम रहता तो वो बनते हैं मेरे पास क्या? कंपाउंड। और जहाँ पे कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता ना, जो एलिमेंट है वो भी या जो एटम्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। तो बायोगैस क्या है? एक मिक्सचर है, और वो मिक्सचर किन का है? इन तीनों का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भी कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि जो मीथेन है दैट इज 75% एंड द अदर थिंग्स आर 25%। क्लियर है यहाँ से? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनिमल डंग कंटेन कंपाउंड्स ऑफ। एनिमल डंग जो होता है, गोबर के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो उसके अंदर होता है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, इसीलिए इसको हम खेतों में यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एज अ फर्टिलाइजर खेतों के अंदर जो है खाद डाली जाती है। क्यों? क्योंकि ये भरपूर मात्रा में इसके पास क्या मिलता है? एक नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस। आप लोगों ने पता होगा कि जो राइजोबियम अपने पास एक वो रहता है, एक जीवाणु होता है। ठीक है, जो जड़ों में पाया जाता है, उसको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? नाइट्रोजन। ठीक है, और फॉस्फोरस भी है, उसको क्या देता है? मतलब उसको अपनी ग्रोथ के लिए थोड़ा एनहांस करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको किसमें डालते हैं? खेतों में डालते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एनिमल डंग है उसके पास कंपोनेंट कौन कौन से हैं? दैट आर नाइट्रोजन एंड द फास्फोरस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब बायोगैस के अंदर हाइड्रोजन तो है नहीं अकेला, मीथेन है, CO2 है, और सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर मेन कंपोनेंट की बात करते हैं दैट इज मीथेन। कौन सा होगा वो? मीथेन होगा। ठीक है, मीथेन हमारे पास कितने परसेंट? 75। कितना होगा मीथेन? 75%। और ये दोनों कितने होंगे? 25। ये भी यहाँ से याद रखोगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव द्रव्यमान में जैव गैस किसके द्वारा प्राप्त होती है? यानी कि बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमैटर। बायोमैटर से हमें पता है कि ये जो बायोगैस है ये मिलती है। ओके, ये किसके द्वारा, मतलब क्या प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे? अगर बात करते हैं तो फर्स्टली कह रहा है कि अवायवीय किण्वन होगा, यानी कि एनारोबिक फर्मेंटेशन होगी इसमें। प्रभाज्य आसवन यानी कि एरोबिक फर्मेंटेशन होगी। भंजक आसवन डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन, ठीक है, वो होगा इसके अंदर। इसको यहाँ पे क्या आएगा? डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन, डिस्टिल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या आएगा? डिस्ट्रक्टिव
डिस्टिल, ठीक है, कि उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है या फिर उसमें बायोमेटर और पेट्रोल जो है वो एडिशन में होते हैं, ठीक है। एनारोबिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि एनारोबिक यानी कि हवा की अब्सेंस में, ठीक है, अवायवीय बिना हवा के किण्वन करना, फर्मेंटेशन यानी कि बहुत लंबे टाइम तक उसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर दबा के रखना, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, उसको बोला जाता है एनारोबिक फर्मेंटेशन। एरोबिक हवा की प्रेजेंस में, ठीक है, और डिस्टिलेशन, ये आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये पता ही होगा, जैसे हम कोल को करते हैं, ठीक है, कोयले के जो अलग अलग कंपोनेंट है वो हम इसी तरीके से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो कह रहे हैं कि बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है, तो बायोगैस के अंदर क्या होता है, अवायवीय किण्वन होता है, दैट इज एनारोबिक फर्मेंटेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी लिबरेटेड बाय चारकोल, चारकोल के अंदर से जो एनर्जी लिबरेट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। चारकोल को अगर हम बर्न करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी होगी कितनी, 15 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। 15, इसकी जो रेंज है वो रहती 50 to 30 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे, 50 के साथ। मिनिमम अगर पूछ रहा है तो कितना आएगा, 50 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है जी। चलिए किलो जूल यहाँ पे क्या आएगा, किलो जूल पर ग्राम, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त चारकोल, द अमाउंट ऑफ चारकोल प्रोड्यूस इन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ 1 kg ऑफ चारकोल वुड। अगर हम 1 kg वुड को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो उससे हमें जो चारकोल मिलेगा, चारकोल की मात्रा जो है वो कितनी होगी, वो हमें मिलेगा यहाँ से 0.25 kg, ठीक है। कितना मिलेगा यहाँ से चारकोल, 0.25, ठीक है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। अगर हम लकड़ी को क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेट करेंगे उसको, तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और अपने को चारकोल के अमाउंट जो है वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी अपने को 1/4, ठीक है, दैट इज 0.25 kg, ठीक है जी। चलिए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस, बायोगैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कितनी रहती है, 35.40 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। ये मतलब न्यूमेरिकल डाटा है, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू हमें पता है कि उसमें मान होता है, यानी कि वो कितना मैक्सिमम दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फ्यूल को वो करते हैं ना कि फ्यूल को प्रेफर करते हैं कि जिसका कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो फ्यूल उतना ही अच्छा होगा, ये मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस की अगर बात करते हैं तो वो कितनी होगी, 35.40 किलो जूल पर ग्राम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज नोट द कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि सांद्रण रूप नहीं है, यानी कि एक जगह पे इकट्ठी एनर्जी वहां पे हमें नहीं मिल रही, वो कौन सा एग्जाम्पल है, सोलर एनर्जी है, कोल है, डीजल है या फिर ओल है। चलिए यहाँ पे देखो, सोलर एनर्जी और कोल और डीजल में देखें तो ये मतलब ये दो तो फिर भी सेम है, ये सोलर एनर्जी तो रिन्यूएबल सोर्स अपने पास एनर्जी का, ठीक है, और कंसंट्रेटेड फॉर्म में जैसे कोयला एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलेगा अपने को, सेम डीजल भी पेट्रोलियम के साथ या फिर कोल की तरह ही मिलेगा, ठीक है, एक जगह पे मिलेगा, कंसंट्रेशन में मिलेगा। सोलर एनर्जी जो है वो हमें कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में यहाँ पे नहीं मिलती, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए करेक्ट हो जाएगा। 51 सौर ऊर्जा को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष तरीका, विच इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ हार्नेसिंग द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को प्राप्त करने का डायरेक्ट मेथड क्या है, देखो जो हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं सोलर सेल, और सोलर सेल के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनते हैं सोलर कुकर, सोलर पैनल, क्या बनते हैं, सोलर पैनल। दूसरा एक तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, दूसरा हम इससे यूज करते हैं सोलर कुकर के अंदर, ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं, सोलर कुकर के अंदर। थर्ड अगर हम बात करें तो सोलर फर्नेंसिस के अंदर भी इसको यूज किया, फर्नेंस मीन्स यहाँ पे भट्टियाँ, ठीक है, सोलर फर्नेंसिस के अंदर भी यूज किया जाता है। ओके तो इनमें से ऐसा कुछ एग्जांपल दिख रहा है कि डायरेक्टली हम जहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, फोसिल फ्यूल में, फोसिल एनर्जी में नहीं करते, विंड एंड पावर में भी नहीं करते, थर्मल ओशियन थर्मल एनर्जी इसमें भी नहीं करते, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत प्रदान करता है, विच इज यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो है क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे क्या कौन बनाएगा, देखो अब हमने क्या किया, एक सैटेलाइट बनाई और सैटेलाइट को हमने ऊपर छोड़ दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको हम बैटरी लगा के भेजेंगे और बैटरी के साथ वो मतलब चलती रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम जो लगाते हैं इसके जो मतलब ये कह सकते हैं आप पंख टाइप जो होते हैं, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, सोलर पैनल लगे होते हैं, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो हर एक जगह पे यहाँ पे मिलेगी। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन कि जो हमारे पास
सोलर पैनल है वो किस तरीके से काम करते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है, कौन सा उनमें मटेरियल यूज होता है, इस तरीके से क्वेश्चन था यहाँ पे। तो सोलर पैनल्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ये हमारे पास वैक्यूम में भी वर्क करेंगे और इन किसी भी मीडियम की अगर बात करते हैं तो वो भी उसमें भी वर्क करेंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें एज ए फ्यूल यूज होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन करके जो मतलब मिलके जो बनाते हैं, जब हाइड्रोजन बर्न आउट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा वहां से, वाटर, क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है। वही वाटर जो है पानी मतलब जो यहाँ से बनता है, जो साइंटिस्ट अगर किसी सैटेलाइट में हम भेज रहे हैं तो वो उसी का यूज करते हैं, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है पानी जो है वहाँ पे। बॉक्स प्रकार के सोलर कुकर में 2-3 घंटे के अंतराल में ताप कितना बढ़ जाता है, इफ 2-3 आवर्स द टेम्परेचर ऑफ बॉक्स टाइप सोलर कुकर प्लेस्ड इन सनलाइट इंक्रीज अप टू, ये कह रहा है कि 2-3 घंटे में जो सोलर कुकर है उसका टेम्परेचर कितना होता है, वो बढ़ता है अपने पास 100 से 140, कितना बढ़ता है, 100 से 140। यही रीजन है कि सोलर कुकर में खाना बनाते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अगर हम सोलर कुकर यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसके अंदर, क्योंकि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सोलर कुकर, सोलर कुकर के लिए कौन सी बात यहाँ पे गलत है, यह कोई प्रदूषण नहीं करता, ये तो ठीक बात है, इट हैव नो पोल्यूशन, वाज नो पोल्यूशन, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड, ये बात भी ठीक है, हमें गलत बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। यूज ऑफ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड सेव फ्यूल, फ्यूल को भी सेव कर रहा है, यानी कि फ्यूल यूज नहीं हो रहा उसके अंदर, ये भी बात ठीक है। इट कैन कुक द फूड एट एनी टाइम, ये कह रहा है कि किसी भी समय हम उसमें अंदर भोजन जो है वो पका सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। सोलर कुकर हमें पता है कि किस में काम करता है, सनलाइट के अंदर काम करता है। अब रात को तो हमारे पास सनलाइट होती नहीं, यानी कि रात को तो उसमें खाना बना नहीं सकते। दूसरा, अगर हमारे पास क्या है कि रेनी सीजन है तो उसमें भी, रेनी सीजन में सन तो आएगा नहीं, सन नहीं आएगा तो सोलर जो सनलाइट है वो नहीं आएगी, उसके बिना सोलर कुकर काम नहीं करेगा, ठीक है। बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है, तो उसके अंदर भी वो काम नहीं करेगा, रात के टाइम पे भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यही बात इसके लिए क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इनकरेक्ट बताना था अपने को। किस युक्ति के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय विच, सोलर वाटर हीटर, यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट को या जो सोलर एनर्जी है उसको हम बदलते हैं किसमें, हीट एनर्जी। सोलर फर्नेंसेस में भी यही काम होता है, हीट एनर्जी में बदला जाता है, पानी गर्म किया जाता है या फिर जो भी काम करना है। सोलर कुकर के अंदर भी क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये पूछ रहा है कि सोलर को हम इलेक्ट्रिकल में कहाँ पे चेंज करते हैं, वो कहाँ पे चेंज करेंगे हम, सोलर सेल के अंदर, कहाँ पे चेंज करेंगे, सोलर सेल के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ सनलाइट काजिंग हीट इफेक्ट, सनलाइट के अंदर अभी जैसे हमने बात की थी इसकी फर्स्ट क्लास में कि सन से जो हमारे पास रेडिएशंस आ रही है वो बहुत सारी टाइप की है, जैसे कि अगर बात करें तो वहाँ से रेडियो वेव्स आ रही हैं, माइक्रोवेव्स आ रही हैं, इंफ्रारेड आ रही हैं या फिर विजिबल आ रही हैं, और यूवी आ रही हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही है, एक्स रेज आ रही हैं, गामा रेज आ रही हैं। तो हमें जो हीट मतलब फील करवाती है, जो हीटिंग इफेक्ट देती है, वो कौन सी है उन सभी रेंज में से, अगर उसकी बात करते हैं तो वो कौन सी है, इंफ्रारेड रेडिएशन, कौन सी होंगी वो, इंफ्रारेड, दैट इज IR रेडिएशन, जिनको हम जो हमें गर्माहट का एहसास देती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है जी। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोलर कुकर का कौन सा भाग पौधागर प्रभाव में उत्तरदायी होता है, यानी कि विच कंपोनेंट ऑफ सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमें पता है कि ब्लैक कोएटिंग इनसाइड द, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से आगे भी बनेगा कि सोलर कुकर के अंदर हमारे पास कोएटिंग होती है ब्लैक कलर की, वो कहाँ पे होती है, अंदर होती है कि बाहर होती है, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि वो इनसाइड होती है सोलर कुकर। मिरर होते हैं उसके अंदर, मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है ये भी याद रखना है यहाँ से, कनकेव, कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव। लेंस अगर यूज करें तो, वैसे तो हम उसमें लेंस यूज नहीं करते, यूज करें तो कौन सा करना पड़ेगा, जो सारी रेज को क्या कर दे, कंसंट्रेट कर दे, और ऐसा कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स, ठीक है, ये भी यहाँ से पता होना चाहिए। ग्लास सीट हम उसके अंदर यूज करते हैं, तो ग्लास सीट ही यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो देती है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि सारी की सारी जो अनवांटेड गैसेज है वो सारी की सारी यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं, जैसे कि अर्थ के एनवायरनमेंट में देखें तो सारी गैसेज यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं, यानी कि बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है कि जो पूरी अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके
इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लास के पास भी ये प्रॉपर्टी होती है, वो अंदर तो आने देता है हीट रेज को, लेकिन बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा। समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, द कॉमन वे ऑफ ऑब्टेनिंग द एनर्जी फ्रॉम द ओशन। ओशन से अगर हम देखें तो ये कौन सी है अपनी ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा मतलब टाइडल एनर्जी, ये भी हम लिखते हैं। तरंग ऊर्जा यानी कि ओसिलेटिंग वेव एनर्जी, ओके। सागरीय ताप ऊर्जा यानी कि जो ओशियन थर्मल एनर्जी है वो भी यहाँ से हमें मिलती है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास जो सारी की सारी एनर्जी है ये हम कहाँ से लेते हैं, ओशियन से लेते हैं। कहाँ से लेंगे, ओशियन से, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। सागर तरंग ऊर्जा के दोहन की सामान्य विधि, कॉमन सिस्टम ऑफ हार्नेसिंग ओशन वेव एनर्जी आर सरफेस फॉलोवर, OWC मतलब ओशियन ओसिलेटिंग वेव कंट्रोलर, ओसिलेटिंग वेव कोलम, ठीक है, फोकसिंग डिवाइस ओल। तो यहाँ पे तीनों ही तरीके से हम क्या करते हैं, जो सागर तरंग है उनसे ऊर्जा की मतलब ऊर्जा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तीनों ही तरीके से। क्लियर है। OTEC प्लांट इज यूज एट, ये कह रहा है कि ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे थोड़ा ओके। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि OTEC प्लांट का प्रयोग किस में किया जाता है। OTEC प्लांट इज यूज्ड इन टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये क्या होता है अपने पास, ओशियन थर्मल एनर्जी कंट्रोलर, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, ये ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी कि इसके अंदर हम कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये जो मतलब बेस्ड होता है वो ओशियन थर्मल एनर्जी की, यानी कि थर्मल एनर्जी ओशियन के अंदर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास जो पानी की लेयर्स है ना, अब सनलाइट आएगी, सनलाइट की वजह से ऊपर वाली जो लेयर है इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो नीचे वाली लेयर्स है उनका टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उस जिसकी वजह से वो थर्मल एनर्जी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ से, वेव से। और इसके लिए हमारे पास जो टेम्परेचर है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द surface water and the water in depth up to is required for the operating the OTEC सिस्टम। अभी बताया कितना होगा ये, 20 डिग्री। मिनिमम टेम्परेचर हमें कितना चाहिए होगा यहाँ पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, जो ओशन थर्मल एनर्जी है वो किसकी वजह से होती है, एनर्जी स्टोर्ड बाय वाटर इन द ओशन, या फिर वाटर लेवल ऑफ द ओशन, या फिर टाइड्स अराइजिंग इन द टाइड्स अराइजिंग आउट इन द ओशन। ओके, ओशन थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ओशन थर्मल एनर्जी हमें पता है कि हमारे पास लेयर्स हैं अलग अलग वाटर की ओशन के अंदर, ठीक है। ओशन में ही क्यों यूज़ करते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि हम मतलब जैसे कोई भी वाटर का हम जैसे कि तालाब होता है अपने पास वहाँ पे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन है ये, या फिर कोई नदी है उसके अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, ओशियन थर्मल एनर्जी, तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि ये इसका टेम्परेचर, इन दो लेयर्स के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब लेयर्स के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस आता है उससे हम ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस एनर्जी का नाम क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी। यहाँ पे कौन सा भी यहाँ पे ना करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, वो होना चाहिए था क्या, ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द अपर लेयर्स एंड द डिपेस्ट लेयर, ठीक है। और वो टेम्परेचर डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अभी पढ़ा हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि OTEC प्रणाली में कम ताप पर ज़्यादा दाब उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, यूज्ड इन OTEC सिस्टम टू जनरेट प्रेशर एट हाई कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर। ओके, हमें क्या करना है, टुगेदर ओके, प्रणाली पर कम ताप पर ज्यादा दाब, ठीक है, ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर प्रेशर, प्रेशर ज्यादा होने चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पे अमोनिया यूज किया जाता है, ठीक है। NH3 क्या कर देता है, उसका टेम्परेचर जो है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने की वजह से जल्दी टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो सिस्टम है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना अमोनिया हम उसके अंदर यूज करते हैं, अमोनिया NH4, ठीक है, ये भी अमोनिया का ही फॉर्मूला है, तो इसको यहाँ पे चेंज कर लोगे NH, ठीक है, ओल यहाँ पे नहीं होगा।
नेक्स्ट है मीथेन में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, परसेंटेज इन हाइड्रोजन इन मीथेन। मीथेन का अगर फॉर्मूला यहाँ से देखें तो दैट इज CH4 यानी कि अगर ये टोटल मेरा कितना है 100% है, टोटल कितना है 100%, तो 100 में से अगर देखेंगे तो फोर्थ पार्ट यहाँ पे है और एक पार्ट यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ यहाँ पे है एक पार्ट यहाँ पे, तो यानी कि टोटल अगर इसको 5 में डिवाइड करूँ तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 20 में से 20 पार्ट, एक पार्ट इसके पास है दैट इज 20%, तो इसमें कार्बन, और बच गया कितना 100 में से 20 गया तो 80%, 80% क्या है इसके अंदर हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे निकाल दो, या फिर इसके 4 टाइम और कितना है एक के हिस्से में 20 दैट इज कितना 80%, ठीक है, 80% इसके अंदर क्या रहेगा हाइड्रोजन रहेगा, और अगर कार्बन की बात करता है तो कार्बन कितना रहेगा यहाँ पे 20%, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल द फ्यूल विच कंटेनिंग ऑक्सीजन इन दैम हैव अ कैलोरीफिक वैल्यू। ये कह रहा है कि जिन फ्यूल के पास ऑक्सीजन होती है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, ये हमें बताना है। तो कैलोरीफिक वैल्यू अगर पूछता है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो वो क्या होगी लोअर होगी, अगर ऑक्सीजन है तो कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी, अगर हाइड्रोजन है तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, दोनों चीज़ें यहाँ से याद रखोगे। मीथेन का उसमें मान कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, मीथेन के लिए अगर बात करें तो कितना आता है 55 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। चलिए उसमें मान को घटते क्रम में लिखे, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होगी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही कम होगी, इसमें ऑक्सीजन नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं दिख रही, इसमें दिख रही, यानी कि ये तो लास्ट में आएगा थर्ड वाला, ओके लास्ट किसी में नहीं आ रहा तो ऑप्शन ये यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इन सब में से अगर बात करते हैं तो वो किसकी होती है अपने पास हाइड्रोजन की, और इसकी अगर वैल्यू की बात करते हैं दैट इज़ 150 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है 150 किलो जूल पर ग्राम रहती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है हाइड्रोजन की। और जो अगर क्लीनेस्ट सोर्स पूछे एनर्जी का वो कौन सा होगा हाइड्रोजन होगा, अगर फ्यूचर फ्यूल पूछे एनर्जी का वो भी क्या रहेगा अपने पास हाइड्रोजन रहेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनी फ्यूल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो कोई भी फ्यूल है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू, इग्निशन टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ज्वलनशील के उपरांत उत्पादन प्राप्त से, ओके हाई प्रेशर तो यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा, अगर मेन कंपोनेंट की बात करें तो मेन जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो कौन सी होती है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड करती है कि जो फ्यूल है वो गुड कैटेगरी में आएगा कि बैड कैटेगरी में। अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे गुड फ्यूल है, और अगर कम है तो लीस्ट, ठीक है। द बर्निंग एनी सब्सटेंस आइदर कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली द गैस इज नीडेड, ये कह रहा है कि कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली उसको बर्न आउट करने के लिए हम कौन सी यहाँ पे गैस का यूज़ करते हैं, कौन सी गैस का यूज़ करेंगे बता सकते हो आप लोग, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कंप्लीटली जले चाहे वो इनकम्प्लीटली जले, ठीक है, ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या होगी रिक्वायरमेंट रहेगी। भारत में कितने प्रतिशत ऊर्जा की ऊपर पूर्ति नाभिकीय ऊर्जा से होती है, इन इंडिया द परसेंटेज एनर्जी प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर से जो अपने को अभी तक की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो कितनी है 3%, ठीक है ओनली 3% इन इंडिया। सीएनजी मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, सीएनजी का जो मेन कंपोनेंट सीएनजी की फुल फॉर्म में ही छिपा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज नेचुरल गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, ठीक है जी। चलिए विच गैस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल, कौन सी गैस फ्यूल के रूप में हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑक्सीजन हम कभी भी एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड होती है सिर्फ जलाने के लिए फ्यूल को। नीट एंड क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ईजिली अवेलेबल ईजिली, कौन सा है सोलर एनर्जी है, ओशियन है, थर्मल है। जियोथर्मल वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, जैसे ये हमारे पास इलाके हैं जहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा फटते हैं, ठीक है, ओशियन जियोथर्मल यानी कि जो अर्थ की गर्मी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी उसको बोलते हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर रीजन में होगा। ओशियन ये सिर्फ ओशियन में मिलेगा, इजीली तो अवेलेबल नहीं होगा ना ये, ठीक है, सोलर एनर्जी ये इजीली अवेलेबल रहती है क्योंकि सन तो पूरी जगह पे रहता है, ठीक है जी। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन ऑन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड का अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा ऐसे चारकोल मिलेगा, मेनली चारकोल मिलेगा, वुड गैस या फिर एसिटिक एसिड ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो अगर यहाँ से हम मेन कंपोनेंट की बात करें दैट इज चारकोल, ठीक है, तो किसके साथ जाएंगे चारकोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाई
हायर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डैश द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी, लोअर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी देन द वेवलेंथ। ये सीधा सीधा पूछ रहा है टेम्परेचर में और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है जिसका नाम है विन्स प्रिंसिपल, विन्स लॉ या विन्स प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि लैम्डा और टी की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी ना, ये कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट आएगी मीन्स हम कोई भी कांस्टेंट कंसीडर कर ले के। यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू देखें तो क्या आएगा के ओवर टी। अगर ये कांस्टेंट तो हम यहाँ से कह सकते हैं लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ से देखिए हायर द टेम्परेचर तो वेवलेंथ क्या मिलेगी, कम मिलेगी, कम मिलेगी मतलब शॉर्ट मिलेगी। ठीक है, दोनों ऑप्शन में से हो सकता है। फिर ये कह रहा है कि बॉडी का जो टेम्परेचर वो लोअर कर दिया, यानी कि टेम्परेचर घटा दिया। टेम्परेचर घटाएंगे तो वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। शॉर्टर वाला होगा नहीं, टेम्परेचर घटाएंगे तो वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है जी, चलिए वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट, ये वैल्यू हमें स्पेसिफिकली याद रखनी है, दैट इज 1.4 किलो वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है तो इस चीज़ को अच्छे से याद करो। जियोथर्मल एनर्जी, जो जियोथर्मल एनर्जी है वो क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है, जो मतलब कि अर्थ की गर्मी की वजह से, ठीक है, पृथ्वी की गर्माहट की वजह से जो हमें मिलती है, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। ये कह रहा है कि सन के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, सन वाली एनर्जी पे इनडायरेक्टली डिपेंड करती है, सन एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है सन के ऊपर, तो इसका सन के अंदर कोई रोल नहीं होता। ठीक है, सन की जो एनर्जी है दैट इज सोलर एनर्जी, उसका कोई रोल नहीं होता। ये होती किसकी वजह से, जो कोर है अर्थ की, उसके अंदर जो मतलब प्लाज्मा है उसकी हीट की वजह से। ठीक है, प्लाज्मा की हीट की वजह से। चलिए जी, जियोथर्मल एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉइट ऑन कॉमर्शियल स्केल आर लोकेटेड इन। ये कह रहा है कि जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी अभी मैंने बात की कि कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है वो मिलेंगी। ठीक है, और वो अपने इंडिया की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पे रहते हैं, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। क्या ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लीडिंग कंट्री इन जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी के अंदर जो लीडिंग कंट्री है नाउ वो कौन सी है, यूएससी। कौन सी है, यूएससी। ठीक है, स्टैटिक जीके लाइक क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है इज अ फ्यूल ऑफ फ्यूचर, फ्यूल ऑफ फ्यूचर अभी मैंने बताया था क्या होगा, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगी, जैसे ही कोयला या फॉसिल फ्यूल खत्म होंगे अपने पास, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो करेंगे हम, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अपने पास जो फॉसिल फ्यूल है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमें सोलर एनर्जी पे मिलेगी। अगर फ्यूचर फ्यूल की बात करते हैं तो वो कौन सा रहेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलेट फर्स्ट देन इन न्यूक्लियर फ्यूजन द डिफरेंस इन द मास दैट इज डेल्टा एम ओरिजिनल बिटवीन द ओरिजिनल न्यूक्लिया एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लिया इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये कह रहा है कि ये जो फॉर्मूला दिया था डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये किसने दिया था। ठीक है, अच्छा हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये डेल्टा एम यहाँ पे क्या है, डेल्टा एम को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। यानी कि अगर यहाँ से हम बात करें कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमें पता है प्रोटॉन मिलते हैं और साथ में अपने पास न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है न्यूक्लियन, क्या बोला जाता है इनको, न्यूक्लियन। ठीक है, अब ये न्यूक्लियन का अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग से मास देखूं और एक इनका कंबाइंड फॉर्म में मास देखूं, वो क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म वाला कम मिलेगा एज कम्पेयर टू इनका इंडिविजुअल। तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एक मास का डिफरेंस आ जाता है जिसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, और वहाँ से ही बनता है ये फॉर्मूला। ये कह रहा है कि फॉर्मूला दिया किसने था, ये किसने बताया था अपने पास, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि इनकी फोटो के पीछे ये वाली इक्वेशन लिखी रहती है। ठीक है, नीचे वाली इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे डेल्टा एम का क्यों बताया गया है, क्योंकि डेल्टा एम क्या है यहाँ पे, मास डिफेक्ट, जो उनके बीच में मास का डिफेक्ट है। ठीक है, जो डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट आया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, famous equation related to the nuclear energy is Einstein given by E is equal to delta mc square। ठीक है, mc square डायमेंशन नॉट मैच एंड दिस ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कंट्रोल रोड्स यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट आर मेड अप ऑफ। ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कंट्रोल रोड लगाई जाती है, कंट्रोल रोड इसको कंट्रोल करेंगी, जो एक्स्ट्रा या जो एक्सेस में जो न्यूट्रॉन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करेगी। ठीक है, और वो किसकी बनी होती है, बोरोन एंड कैडमियम की। ठीक है, बोरोन एंड कैडमियम की। और ग्रेफाइट और हैवी वाटर को हम एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं, ये भी यहाँ से ध्यान रखोगे। ठीक है, हो सकता है आगे क्वेश्चन बने इसका। कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज प्रेजेंट इन विच स्टेट। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में है, वो किस में है हमारे पास,
तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखोगे। इनमें जैसे पता होना चाहिए कि बाकियों में कौन कौन सा है, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में रहेगा, ठीक है। और भी यहाँ पे हम जो लास्ट क्लास होगी इसकी उसके अंदर इनको बाइंड अप करेंगे, जैसे कि जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन है उनको एक क्लास में बाइंड अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर वैल्यू देखें तो वो कितनी रहती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी की फॉर्म में पूछ रहे हैं, ये अपने पास क्या है, वाट, पावर की यूनिट है, जूल एनर्जी की यूनिट है, तो अपने पास कितना आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेट्रोल या बर्निंग ऑफ चारकोल। बर्निंग ऑफ चारकोल यहाँ पे क्या रहेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहेगा एज कंपेयर टू द अपर, ठीक है। इनके कंपैरिजन में क्या रहेगा यहाँ पे, मोर पावरफुल रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियस यूरेनियम 235 इज हाईली अनस्टेबल। यूरेनियम 235 की अगर बात करते हैं, ये हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, और वो फ्यूल क्या मतलब ये कहता है कि क्यों ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये होता है ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियन। न्यूक्लियन अभी डिफाइन किया था क्या है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीक, इसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है, दैट्स वाई यहाँ पे हम एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं और वो न्यूट्रॉन क्या कर देता है, इसको डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है, दैट इज तोड़ देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फाइनल फॉर्म ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें जो फाइनल फॉर्म मिलती है एनर्जी की, वो कौन सी मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। कौन सी रहेगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कौन सी करते हैं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक, ओके, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी के क्वेश्चन हम जो नेक्स्ट क्लास में कवर करें।